नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए हिंदी के शिक्षण विधियों की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 7 है। इसके बाद हम 3 वीडियोस और देखेंगे। इस तरह हम इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करेंगे। आज की जो हमारी ये टॉपिक है हिंदी के शिक्षण विधियों के, जो आपकी 6th यूनिट दे रखी है, जिसमें कि मूल्यांकन शामिल है, सीसी शामिल है, उपलब्धि परीक्षण शामिल है। तो इनसे संबंधित ये 30 क्वेश्चन है। तो आप ईमानदारी के साथ ये सॉल्व करिएगा और वीडियो के अंदर आपका जो भी स्कोर हो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर है विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन या फिर ज्ञान। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर होता है मूल्यांकन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, उपलब्धि परीक्षण बालक के वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करता है। उक्त परिभाषा है गैरिसन की, फ्रीमैन की, मन की या फिर किसी की भी नहीं। तो आप बताइए, उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये परिभाषा दी गई थी गैरिसन के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा परीक्षण उपलब्धि परीक्षण का भाग है? निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण या फिर सभी? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ये सभी। तो 4th नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। ये सभी परीक्षण उपलब्धि परीक्षण के ही भाग हैं। आगे देखते हैं फिर, सीसी प्रणाली में ए फर्स्ट ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान की जाएगी? तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 91 से 100 के बीच में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली को लागू किया था? तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4, 2010-2011 में। तो ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सीबीएसई ने ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लागू किया था। किस कक्षा में? तो 9वीं कक्षा में। कब? अक्टूबर 2009। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है ग्रेड्स प्रदान करना, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना या फिर अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, किस मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं के निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है? यह क्वेश्चन रीट एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, योगात्मक मूल्यांकन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फिर आगे देखते हैं, सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है। दायरे की व्यापकता, विषयों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता या फिर प्रश्नों की व्यापकता? तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रश्नों की व्यापकता। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, सबसे अधिक विश्वसनीय परीक्षण है शिक्षक निर्मित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण, प्रमाणीकृत परीक्षण। ये क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में कई बार पूछा गया है और रीट एग्जाम में भी आया हुआ है। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो सबसे अधिक विश्वसनीय परीक्षण होता है वो होता है प्रमाणीकृत परीक्षण। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों की कमियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना है, सीखने में होने वाली कमियों का निदान एवं उपचार। तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सीटेट 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 4, सीखने में होने वाली कमियों का निदान एवं उपचार करना मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। आगे देखते हैं, उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य है
निर्णय संबंधी असंगतियों को दूर करने में सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना या फिर उक्त सभी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, उपलब्धि परीक्षण निर्माण में जो समंकन योजना होती है इसे बनाने का जो उद्देश्य होता है ये सभी हैं। तो यहाँ उक्त सभी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये सभी उद्देश्य होते हैं, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को क्या कहते हैं? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विश्वसनीयता ये होती है। देखिए जो यहाँ पर दे रखी है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, इनके बारे में आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखिएगा, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं फिर, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? वस्तुनिष्ठ, लघुतरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक या फिर निबंधात्मक। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आप ध्यान रखिएगा। एक प्रमाणीकृत परीक्षण में होता है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में आया गया है, विश्वसनीयता एवं वैधता, निबंधात्मक प्रश्न, मौखिक प्रश्न या फिर प्रायोगिक प्रश्न। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विश्वसनीयता एवं वैधता होती है एक प्रमाणीकृत परीक्षण में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे दे रखा है, निदान का अर्थ अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना है। यह कथन किसका है? निदान की यह परिभाषा है ब्राउन, सिम्पसन, गुड या फिर कोई नहीं। तो निदान की यह परिभाषा दी गई थी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्राउन के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, उपलब्धि निर्भर करती है योग्यता पर, प्रेरणा पर, योग्यता एवं प्रेरणा दोनों पर या फिर आलस्य पर। तो आप एक ऑप्शन तो काट सकते हैं, आलस्य पर, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, उपलब्धि निर्भर करती है योग्यता एवं प्रेरणा इन दोनों पर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है, मापन की कौन सी मापनी सबसे अधिक वैज्ञानिक व विश्वसनीय है? नामित, क्रमिक, अंतराल या फिर अनुपात। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, सबसे अधिक वैज्ञानिक और विश्वसनीय मापनी है अंतराल मापनी। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि मापन की जो मापनियां हैं वो 4 प्रकार की है। चारों प्रकार आपके सामने दे रखे हैं, नामित मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। और इनमें भी सबसे अधिक वैज्ञानिक और विश्वसनीय कौन सी है? तो अनुपात मापनी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मापन एवं मूल्यांकन का संबंध है, एक दूसरे से विपरीत है या फिर दोनों समान है या फिर एक दूसरे के पूरक है या फिर कोई नहीं। तो बताइए आप यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? मापन और मूल्यांकन इन दोनों का संबंध होता है, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया को स्पष्ट करने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्लूम, कैटल, गिलफोर्ड या फिर कोई नहीं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया को स्पष्ट करने का कार्य किया गया था ब्लूम के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने मूल्यांकन पर 1956 में कार्य किया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस पाठ्यक्रम में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लागू किया गया? एनसीईआरटी, आरबीएससी, सीबीएसई या फिर ऑल। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, भारत में सर्वप्रथम सीबीएसई पाठ्यक्रम में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लागू किया गया था अक्टूबर 2009। ये आप ध्यान रखिएगा। कौन सी कक्षा में? तो 9th क्लास में, 9वीं कक्षा में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इन तीनों की फुल फॉर्म्स भी आप ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आरबीएसई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। और सीबीएसई की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, किसी कार्यक्रम के दौरान किया जाने वाला आकलन क्या कहलाता है? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, किसी कार्यक्रम के दौरान किया जाने वाला जो आकलन होता है वो होता है
निर्माणी आकलन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, विद्यार्थी की मानसिक, शारीरिक व भावात्मक क्षमता को जानना कैसा कार्य है? उपचारात्मक, निदानात्मक, गुणात्मक या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये निदानात्मक कार्य है, क्योंकि हम विद्यार्थी के मानसिक, शारीरिक और भावात्मक क्षमता को यहाँ पर जान रहे हैं, ना कि उसका उपचार कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा, निदानात्मक। आगे यहाँ पर ये परिभाषा दे रखी है, मापन वस्तुओं एवं घटनाओं को व अवधारणाओं को तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की एक क्रिया है। उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई? गिलफोर्ड, एडम्स, क्रो एंड क्रो या फिर गुड? तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मापन की यह परिभाषा गिलफोर्ड के द्वारा दी गई थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे भी परिभाषा दे रखी है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं। उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई? काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्लूम, क्रॉनबैंक, क्रो एंड क्रो या फिर गुड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मूल्यांकन की यह परिभाषा दी गई थी क्रॉनबैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे दे रखा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता है। यह छोटा होता है, यह जल्दी समझ में आ जाता है, इसका एक ही उत्तर होता है, इसके कई उत्तर होते हैं। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की वो होती है, इसका उत्तर केवल एक ही होता है। ये भी जो आपके सामने ये प्रश्न दे रखा है, ये एक प्रकार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और इसका उत्तर है, इसका एक ही उत्तर होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसकी यही विशेषता होती है। आगे दे रखा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? सभी विषयों का मूल्यांकन करना, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक व शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन या फिर शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है शैक्षिक व शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सीसी के क्षेत्र कितने हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। 3 क्षेत्र में एक है शैक्षिक क्षेत्र, एक है शैक्षिक क्षेत्र और एक होता है शैक्षिक गतिविधियां। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उद्देश्य होता है छात्रों के लेखन कौशल की जांच करना, छात्रों की अभिरुचि की जांच करना, छात्रों की संगठनात्मक क्षमता की जांच करना या फिर छात्रों की कुशलता एवं ज्ञानोपार्जन की जांच करना। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? इसी प्रकार के क्वेश्चन रीट एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उद्देश्य होता है छात्रों की कुशलता एवं ज्ञानोपार्जन की जांच करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, निबंधात्मक परीक्षण सर्वाधिक प्रचलित उपलब्धि परीक्षण है, किंतु फिर भी इसका प्रमुख दोष क्या है? बालकों की विभिन्न योग्यताओं का परीक्षण करना, उत्तर एवं भाव प्रकाशन की स्वतंत्रता, विश्वसनीयता का अभाव या फिर छात्रों की प्रगति का वास्तविक ज्ञान। तो जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक परीक्षण, इनका सबसे प्रमुख दोष होता है विश्वसनीयता का अभाव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में शांति बनाए रखना, विद्यार्थी की कठिनाइयों को दूर करना या फिर एक अच्छा वक्ता होना। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ये आप ध्यान रखिएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, B.S. ब्लूम ने मूल्यांकन को माना एकमुखी, द्विमुखी, त्रिमुखी या फिर चारमुखी। तो यहाँ पर आपका जितना भी स्कोर रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। B.S. ब्लूम ने मूल्यांकन को माना है त्रिमुखी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने त्रिमुखी के अंतर्गत क्या क्या बताया है? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष। ये आप ध्यान रखिएगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने जो 14 वीडियो बनाए थे साइकोलॉजी के, जिसमें मैंने संपूर्ण मनोविज्ञान का रिवीजन कराया है, वो आप जरूर देखें। वो आपके मनोविज्ञान की तैयारी काफ़ी शानदार लेवल तक करेंगे। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ, तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।